नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। आज का जो सेशन है वो 12th हिस्ट्री पे आधारित बोर्ड एग्जाम 2024 के पैटर्न पर है, जिसमें आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2024 के लिए जो आने वाले हैं उन्हीं की सीरीज है। मैं आपका प्यारा दोस्त एबी सर आपके लिए लाया हूँ एक जबरदस्त और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। आपको बस एंड तक बने रहना है, जिससे आपको सारी तरह के क्वेश्चन रिवाइज हो जाएं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सारे तरह के। तो पहला चैप्टर है ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए जॉन मार्शल, बी आर डी बैनर्जी, सी दयाराम साहनी और एस आर राव ने। चलिए बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दयाराम साहनी। सी का आंसर, पहला का आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की थी। और हड़प्पा सभ्यता नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला था वो हड़प्पा की ही खोज हुई थी, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? मोहनजोदड़ो चन्हुदड़ो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, लोथल कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। क्योंकि ये जो दोनों शहरें थी ना, वो एक दूसरे के एकदम, यानी कह सकते हो ना, डुप्लीकेट थी। शहरीकरण, उसके बाद आप कह सकते हो कि जैसा उनका नगर निर्माण शैली थी, अन्नागार मिला था, स्नानागार मिला था, तो काफ़ी कुछ मैच करता था। सड़कें वड़कें, दोनों ही राजधानियाँ एकदम सिमिलैरिटी थी। जैसे दिल्ली मुंबई जैसे शहर हो गए, बेंगलुरु जैसे शहर हो गए, सब मेट्रो सिटीज़ हैं, सिमिलैरिटी हैं। तो उसी तरह उस टाइम पे भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिमिलैरिटी थी। और सिंधु घाटी सभ्यता, तो दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। तो सबसे बड़ा शहर था हड़प्पा सभ्यता का, वो था मोहनजोदड़ो, सबसे विशाल नगर। ठीक है, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? दयाराम साहनी, माधवराव वत्स, रखालदास बनर्जी या रंगनाथ राव। तो रखालदास बनर्जी इसके आंसर हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो आपका कहाँ पे बसा हुआ है? वर्तमान के पाकिस्तान में। हड़प्पा भी आज के वर्तमान पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिला में है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिला में है। देखो, मोहनजोदड़ो में 6 शब्द आते हैं, लड़काना में 4 शब्द आ रहे हैं, हड़प्पा में 4 शब्द आ रहे हैं, मोंटेगोमरी जिले में 6 शब्द आ रहे हैं। तो जैसे आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो विशाल स्नानागार तो भाई मोहनजोदड़ो में ही मिला है। ठीक है, तो पांचवें का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। क्यों दोस्तों? क्योंकि गुजरात में लोथल क्या था? लोथल एक बंदरगाह था। ठीक है, लोथल क्या था? एक बंदरगाह था जो गुजरात में मिला था। यहाँ की जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर ना खुल के, पीछे की ओर ना खुल के सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, क्योंकि इसका मेन कारण था कि वहाँ पे बंदरगाह था, तो सड़क के किनारे होगा तो सामान ले जाने में आसानी होती थी। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। एकदम याद रखना, वीवीआई क्वेश्चन होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा। कहाँ से? तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा का ट्रिक मैंने बताया था, काली बीबी मांगी चूड़ी। कालीबंगा राजस्थान में बीबी लाल और बीके ठाकुर ने इसकी खोज की थी। और यहाँ से चूड़ी मिला है, लिपस्टिक मिला है, लिपस्टिक को हिंदी में रंजन सलाका भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को ए और बी दोनों मार देते हैं ऑप्शन नंबर सी, बट इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन नंबर ए, मातृसत्तात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। हाँ, मातृसत्तात्मक ही इसका सही आंसर होगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता का समाज जो था वो मातृदेवी की मूर्ति मिली थी, मातृसत्तात्मक समाज था, माता की पूजा की जाती थी वहां पे। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे व्यवस्थित था? तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, सिंधु, सतलज, रावी, सरस्वती, तो ये हो जाएगा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा बसा था रावी नदी किनारे और मोहनजोदड़ो था आपका सिंधु नदी किनारे। यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, एग्जाम में कई बार जो सेट पेपर बनते हैं, छपते हैं, उसमें गलत दे दिया जाता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। आप गूगल भी कर सकते हो, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे हो जाएगा सही आंसर इसका। अब इसके बाद हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे अब क्वेश्चंस की। यहाँ से तो आपके जो क्वेश्चन बनने थे बन ही गए। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाँ, और एक चीज़ याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। और वहाँ पर जो सिक्के उक्के चलते थे वो टेराकोटा के चलते थे, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। तो जो आपके बुक में नहीं दिया है वो भी मैं आपको बताते चलूँगा, आपको ध्यान से सुनना है मेरे पूरे वीडियो लेक्चर को। ठीक है, जिससे आप एंड तक बने रहिए, आपको इस चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं होगी, हर तरह के प्रश्न आपके बनेंगे। और शेयर कर देना है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आगामी आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो हड़प्पा से जो भी प्रश्न बनते हैं
उनको लेते हुए मैं चलता हूँ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है पहला, प्रश्न नंबर 1, कार्बन 14 विधि क्या है? तो कार्बन 14 विधि जो है वो क्या है? देखो, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप इनको कहते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो 14 जो है वो एटॉमिक मास है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो 12 भी होता है, 14 भी होता है। जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, जीवाश्म हो जाता है, तो होता क्या है कि उसके जो 12 वाले एलिमेंट है, मास है, वो तो सेम रहता है कार्बन का, बट 14 वाला धीरे धीरे घटते चला जाता है। तो जब वी एफ लीफी नाम के एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, तो ये देखिए कि 14 वाला जब घटते जाता है शरीर से, तो भाई नाप, तो उसके हिसाब से उन्होंने एज बता दिया कि भाई ये हड्डी का इतना एज है जीवाश्मों को। तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इसकी खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री वी एफ लीफी द्वारा की गई थी। एज नहीं याद करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 की समान मात्रा में पाए जाते हैं। मृत्यु तथा विनाश की अवस्था में कार्बन 14 तो स्थिर रहता है, किंतु कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है, अपघटन होने लगता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये वाला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 2 की मैं बात करता हूँ। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? ठीक है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? तो पुरातत्व विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? प्राचीन विज्ञान है दोस्तों। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में यानी पृथ्वी के अंदर छिपी हुई वस्तुओं को खुदाई करके पुराने जमाने के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पुराने जीवन के लोग क्या खाते थे, पीते थे वगैरह, जैसे सिंधु सभ्यता, ये सब क्या है? जैसे पुरातात्विक स्थल है दोस्तों, ठीक है। तो इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुरातत्व एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है, जो उभर कर हमारे सामने आता है। यही सब आपको लिखना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। बीच बीच में मैं कुछ और पॉइंट भी बोलूंगा, वो सब भी आपको सुनते जाना है, जिससे आपके प्रश्नों को लिखने का कैपेसिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको शब्द पता होने चाहिए कि लिखना क्या है। और क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आएगा, सब बना देने हैं, ठीक है। बस मेरे वीडियो को ध्यान से सुनना है, जिससे आप ये क्वेश्चन भी कर पाए। पुरातत्व एक प्राचीन विज्ञान है, ठीक है, जो पृथ्वी के गर्भ में अवस्थित चीज़ों की खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, जिससे हम जान सकते हैं कि पुराने जमाने के लोग का खान पान रहन सहन कैसा था, ठीक है। अच्छा, कुछ और पॉइंट आप लोगों को नोट कर लेना है। जैसे कि सिंधु सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो वो दी थी चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम मैसेज किया था, यानी जानकारी दी थी सिंधु सभ्यता की। और जेम्स कनिंघम ने बताया था कि ये पूरा क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सिंधु सभ्यता की जो आकृति मिली थी वो त्रिभुजाकार मिली थी, ठीक है। ये पूरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में है। एक टाइम पे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत में ही था, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, लिखने की काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और आगे मैं बताऊंगा कि हड़प्पा जो है वो वहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, ठीक है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो था वो मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन में है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की क्या विशेषता थी? देखो, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास की जो प्रणाली थी वो बहुत ही शानदार थी। इसकी एक प्रमुख विशेषता थी कि सभी नालियाँ ढकी हुई थी, ठीक है। जो घरों के घर में शौचालय बने हुए थे, स्नान घर बने हुए थे, क्या बोलते हैं, किचन बना हुआ था, तो उनसे जो पानियाँ निकलती थी उनके लिए नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। और ये नालियाँ आगे जाके ड्रेनेज से, बड़ी नालियों से मिलती थी, जो कि उस समय के ड्रेनेज कह सकते हो आप, ठीक है। और सभी नालियाँ ढकी हुई होती थी और उन्हें साफ करने की व्यवस्था थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज के टाइम की तरह किसी तरह की खुली नालियों का प्रचलन था, नहीं। उस समय की नालियाँ पूरी तरह से खुली हुई थी। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता थी वहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली। यहाँ के अधिकतर भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। भवनों के कमरे, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था। और गली की नाली को मुख्य सड़क की दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थर अथवा शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था। नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नर मुखे, मेन होल, वही ड्रेनेज सिस्टम कह सकते हो आप, ड्रेनेज बनाए गए थे। नालियों की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में नहीं मिलती। देखो, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी, ठीक है। बाकी उस समय की जो और सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, ये सब ग्रामीण सभ्यताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न संख्या 2, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन का वर्णन करें। सिंधु घाटी के लोग नगरों में रहते थे, नगर नियोजन में बड़े कुशल थे। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ जैसे अनेक नगरों का निर्माण किया था। उनके नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं उल्लिखित है। पहला, हड़प्पा संस्कृति के नगर की विशेष योजना के अनुसार बनाया गया था। इन लोगों ने 90 डिग्री के कोण पर काटती हुई सड़क
यानी परफेक्ट 90 डिग्री के कोण पर सड़क बनाए थे व गलियों का निर्माण किया था। ठीक है, परफेक्ट 90 डिग्री कुछ इस तरह हो गया कि एक आपका रोड हो गया और मेन रोड और उससे गलियों से कनेक्टेड है। आज भी आपके आज भी हमारी तकनीक इतनी उन्नत हो गई है, किंतु आज भी ऐसे रोड हमें देखने को नहीं मिलते हैं। सेकंड हो गया, पहला तो हो गया कि 90 डिग्री के कोण पे सड़क बनी हुई थी। दूसरा, जल निकासी की व्यवस्था सुनियोजित थी, नालियाँ बड़ी सरलता से साफ हो जाती थी और सभी नालियाँ ढकी हुई थी, गंदगी नहीं फैलेगी। ठीक है? उसके बाद मोहनजोदड़ो में विशाल व सुनियोजित स्नानागार व अन्नागार के साक्ष्य मिले। स्नानागार था, स्नानागार के बगल में ये भी था, क्या बोलते हैं आपका, कमरे बनाए गए थे काफ़ी सारे, जिससे पता चलता है कि स्त्रियाँ वहाँ पे कपड़ा-वपड़ा चेंज करती होंगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जैसे छठ घाट में हम लोग वो क्या बोलते हैं, साड़ी-वाड़ी से घेर के एक टेम्परेरी कमरा बना दिया था, वैसा नहीं, वहाँ पे पक्का था। सोच लीजिए टेक्नोलॉजी उस समय की हमारी, आज से 5000 साल पुरानी, कितनी उन्नत थी। ठीक है? हड़प्पा सभ्यता की जो कहानी है वो 1750 ईसा पूर्व से लेके 2350 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक की है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की विवेचना कीजिए। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसके लिए तो मुझे भाई नया पेज में तुम लोग को ट्रिक से समझाना पड़ेगा। सम ऐड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है? सिंधु सभ्यता का अवशेष मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान में भी मिल चुका है, भारत में भी और अफगानिस्तान में। इनकी कुल संख्या 1401 मिली है, जिसमें केवल भारत में 917 है और पाकिस्तान में 481 और अफगानिस्तान में 3। यह त्रिभुजाकार आकृति में पाया गया है। अच्छा, ये तुम्हारा 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये जेम्स कनिंघम ने बता दिया था। बेचारा उस टाइम 13 लाख वर्ग किलोमीटर घोड़ा से नाप दिया था जी अंग्रेजों के समय में, मायने रखता है। चलो ट्रिक देख लेते हैं थोड़ा सा। ट्रिक है सम ऐड। ठीक है, ये चौहद्दी है एक तरह से समझने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर पे लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट काम चलाना होगा आप लोगों को। सम ऐड, सम ऐड, और ये हो गया शहरों के लिए, और डच है पर नदियों के लिए, कि किस नदी के किनारे कौन बसे हैं। आपको 4-5 बार मेरे साथ बोल दो, सम ऐड डच है पर, सम ऐड डच है पर। अब मैं क्यों लिखवा रहा हूँ इसको आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा भाई क्यों बताया जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। 5 नंबर के प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, स से हो गया सुतकांगेडोर। क्या हो गया? सुतकांगेडोर, और ये पाकिस्तान में है, यानी ये सबसे पश्चिमी इलाका, यानी सुतकांगेडोर वो पश्चिमी इलाका है सिंधु सभ्यता का जिसके बाद और कोई शहर नहीं मिला है। अच्छा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो आप लोग जानते ही होंगे। नॉर्थ उत्तर को कहते हैं, नीचे वाला साउथ हो जाता है जिसे दक्षिण कहते हैं। इसके बाद ईस्ट हो गया जिसे हम लोग पूरब के नाम से जानते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट हो गया पूरब, और ये हो गया सुतकांगेडोर जिधर मैंने लिखा है, ये हो गया आपका वेस्ट पश्चिम। 12th वालों से मैं इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप लोगों को इतना पता होगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो वेस्ट का जो सबसे इलाका मिला था, पश्चिम की ओर जाओगे भारत का नक्शा भी देखोगे तो पश्चिम की साइड आपको पाकिस्तान मिलेगा, तो वो क्या था? सुतकांगेडोर। ठीक है, पाकिस्तान में है। उसके बाद उत्तर में मिला है मांडा, उत्तर में जो जगह मिला है उसका नाम क्या है? मांडा। और मांडा कहाँ पे है? कश्मीर में है। ठीक है, उत्तर में क्या मिला है हम लोगों को? मांडा, म से हो गया मांडा, सुतकांगेडोर मांडा, मांडा कश्मीर में। ठीक है, यानी उत्तरी चौहद्दी अगर मैं इसको देखूँ तो कहाँ पहुँच जाएगा? कश्मीर। कश्मीर से ऊपर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं, यानी ऐसा शहर जो सिंधु घाटी से संबंधित हो नहीं। ठीक है, मांडा कश्मीर। उसके बाद हो गया आपका ईस्ट साइड में ले लूँ मैं, आलमगीरपुर। ए से क्या हो गया? आलमगीरपुर, और ये कहाँ पे है आपका? मेरठ में, मेरठ यूपी, उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर। ठीक है, इतना में ही आप समझ लीजिए। आपके पास अगर कॉपी कलम है तो थोड़ा सा आप लोग को बनाना पड़ेगा याद रखने के लिए, एग्जाम पॉइंट के लिए। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, एकदम शॉर्टकट में, ज़्यादा लॉन्ग कट नहीं, बस ये वाला छाप लीजिए ताकि आपको याद रहे, और अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आलमगीरपुर, और देर से हो गया द्यामाबाद, ये हो गया चौहद्दी। द्यामाबाद महाराष्ट्र में है, वर्तमान के महाराष्ट्र में। यानी इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि भाई अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बिहार तक था, तो आप लोग नहीं नहीं, ये भी सर ने बताया कि भाई यूपी के बाद उधर गए ही नहीं है बिहार साइड। आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में है, और द्यामाबाद उसके बाद द्यामाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसकी के साथ एक नदियों का भी ट्रिक है, डच है पर, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये सब किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे, सिंधु या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे। इसलिए इसे कई बार सिंधु सरस्वती सभ्यता भी लिख दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हाँ नए बुक जो आएंगे अब से, तुम लोगों के बाद का जो सेशन होगा 2025 में जो एग्जाम देंगे वे सिंधु सरस्वती सभ्यता ही पढ़ेंगे इसे। नेक्स्ट पे आते हैं। तो ट्रिक मैंने बताया था नदियों का, डच है पर। ठीक है, डच है पर, तो उसका हो गया दास्क नदी। सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डास्क नदी। चिनाब नदी, च से, डच चिनाब नदी।
चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है मांडा कश्मीर। उसके बाद ह से हो गया हिंडन नदी, हिंडन नदी बसा हुआ है आपका आलमगीरपुर मेरठ यूपी। और प्र से हो गया पर से प्रवरा नदी द्यामाबाद महाराष्ट्र। तो ये मैंने आपको ट्रिक से नदियों के नाम भी करा दिए। सम एड डच हैं पर। अब इससे क्या है कि देखो थोड़ा सा ट्रिक लगेगा लेकिन आपको याद रहेंगी चीज़ें, माइंड में आप पढ़ लोगे और ये आपके भविष्य में बहुत काम आने वाला है। कैसे, अभी जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आप समझोगे कि कैसे। हाँ, और एक चीज़ और, ये जो कहानी है वो 1750 से 2350 ईसा पूर्व की है, यानी ये डेट भी एग्जैक्टली पूछ देता है। 1750 वही रहेगा, 2350 की जगह कई बार 2500 दे देता है, कंफ्यूज नहीं होना, बट आपको मानना है 2350 वाला अगर ऑप्शन देता तो यही सही होगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में राज्य के जम्मू क्षेत्र में चिनाब नदी के किनारे से मांडा से दक्षिण में महाराष्ट्र के गोदावरी पार्टी में से द्यामाबाद तक, पूर्व में उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में हिंदन नदी के किनारे तथा आलमगीरपुर में पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास नदी के किनारे से सुतकांगेडोर तक है। इस प्रकार हड़प्पा अर्थात सिंधु सभ्यता समकालीन मिस्र या सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो प्रमुख आंसर है कि भाई पतन का कारण क्या था, तो पतन का मुख्य कारण था बाढ़। पतन का मुख्य कारण क्या था, बाढ़। ठीक है, जो भी प्रमुख इतिहासकार थे उन्होंने माना है कि इसका पतन का मुख्य कारण है बाढ़। ठीक है, कुछ लोग इसे बाह्य आक्रमण भी मानते हैं, लेकिन आपको प्रमुख कथन में बाढ़ लिखना है और तीसरे कथन में लिखना है प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, हाँ, तो ये आपको याद रखना है कि प्रथम कथन बाढ़ लिखनी है। देखो किसी भी सभ्यता का नष्ट होना और फिर से उगना ये चलता रहता है। जैसे अयोध्या, आप अयोध्या का एग्जाम्पल ले लो। अयोध्या राम मंदिर जो हमारा बन रहा है 22 जनवरी को, एक टाइम पे प्रभु राम के टाइम पे बहुत विस्तृत होगा, बहुत फैला हुआ होगा। ठीक है, और क्या था कि भाई जब वो फैला बड़ा हुआ तो काफ़ी विकसित था, फिर टूटा, फिर किसी ने बनाया, फिर टूटा, क्योंकि आज भी उनके वंशज हैं। और आज फिर आप देख रहे हैं हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भाई फिर से वो मंदिर बन रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का नियोजन प्रणाली की विशेषता बताइए या हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख व्यवस्था नगर नियोजन की थी कि यहाँ पे सड़क व्यवस्था थी। और सड़क व्यवस्था कैसी थी, समकोण पर बनी हुई थी, परफेक्ट 90 डिग्री पे। ठीक है, और सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो में, क्योंकि सबसे बड़ी नगर भी थी तो सबसे चौड़ी सड़क भी वहीं की होगी। 9.15 मीटर चौड़ी, समझ रहे हो, 9 पॉइंट यानी 6 लेन का सड़क तो आराम से हो उस टाइम पे 6 लेन की सड़क। उसके बाद जल निकासी प्रणाली भी कमाल की थी। मोहनजोदड़ो नगर नियोजन की व्यवस्था थी, नालियां ढकी हुई थी, साफ करने का सिस्टम था, आगे जाके वे लोग नर मोखे ड्रेनेज से मिल जाते थे। और मैंने बताया था स्नानागार, स्नानागार खास क्यों है, क्योंकि स्नानागार को मैं स्नानागार ना कहकर स्विमिंग पूल कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उस समय का स्विमिंग, क्योंकि स्विमिंग पूल में पानी के बाहर निकालने की विशेषता रहती है और यानी कि स्वच्छ पानी फिर भरा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो नदी मिली है उसकी भी यही कहानी थी कि उसकी पानी को फिर से बहाया जाता था और बरसात वगैरह में या फिर कहीं और से आप पानी उसमें डाल सकते थे। तो ये सबसे बड़ी विशेषताओं में से थी। अन्नागार, अन्नागार मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था वो सबसे बड़ा था। ठीक है, हड़प्पा में भी 12 कमरों का एक मिला था, लेकिन सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो का था क्योंकि सबसे बड़ा नगर था। ईंटें जो मिली थी वो 3:2 में थी, ईंटें जो मिली थी वो 3:2 में थी। बस ईंटों के बारे में इतना ही याद रखो कि ईंटों का अनुपात 3:2 का था। और आज भी वो ईंटें, यानी समझ लो कि यहाँ से रांची तक ईंटों से ही खाली सड़क बना दी गई थी। अब ईंटों को जोड़ने के लिए वे लोग जिप्सम का गारा का यूज करते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हड़प्पा की खोज 1875 से 1950 तक की विभिन्न पुरातत्वविदों के योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पहले मैं पेज लेना चाहूँगा, ठीक है, जिससे मैं कुछ और पॉइंट के बारे में बात कर सकूँ कि भाई ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भाई हड़प्पा से मिला क्या क्या है। ठीक है, तो हड़प्पा से मिला है कुम्हार का चाक, अन्नागार, RH-37 कब्र मिली है यहाँ से। कई जगह पे RK-37 भी लिख देता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, RH-37 तो मिली ही है। हाथी का कपाल मिला है, लकड़ी का ताबूत है, स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। देखो जहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिलेगी वहीं पे स्वास्तिक भी मिलेगा आपको। तो ये सब आपको थोड़े से याद रखना है, क्या क्या मिला, कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, मातृ देवी की मूर्ति और हाथी का कपाल और स्वास्थ्य चिन्ह। सोना चांदी तांबा कांसा ये सब तो मिला ही है दोस्तों। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता कैसी, किस धातु की खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता में, तो कांस्य धातु की खोज हुई थी। ये सब छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आप याद रख लोगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है एग्जाम में, मातृ देवी की मूर्ति और RH-37 कब्र। ठीक है, और स्वास्तिक चिन्ह, ये 3 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। मोहनजोदड़ो की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से पुरोहित आवास मिला है, घर का कुआं मिला है, घरों में कुआं मिला है, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़क सबसे, सभागार मिला है, पशुपति शिव मिले हैं, कांसे की नर्तकी मिली है, तांबे का ढेर। इसमें सबसे ज़्यादा कांसे की नर्तकी पूछती है, मातृ देवी हड़प्पा से मिला है और कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है,
सिंधु सभ्यता देखो, पुरोहित मिला, विशाल स्नानागार मिला, सूती वस्त्र मिला, सबसे चौड़ी सड़क मिली। ठीक है, ऐसे भी याद रख लो कि भाई मोहनजोदड़ो में कैसे प्राप्त हुआ। तो पुरोहित पुरोहित क्या करेगा, सबसे पहले कुआं में नहाएगा तो मुंह हाथ धोएगा, मुंह हाथ धो के वो स्नानागार गया, स्नानागार में स्नान किया, फिर अन्न खाया, सूती वस्त्र पहना, सबसे चौड़ी सड़क से आया, फिर पशुपति शिव की मूर्ति के पास पूजा की, फिर सभागार में पहुंचा, सभा किया, फिर कांसे की नर्तकी यानी नर्तकी होगी वहां पे, सभागार में क्या होगा, सभा नर्तकी वगैरह आई। तांबे का ढेर भी मिला है। ठीक है, इसके बाद एक और स्थान है धौलावीरा। धौलावीरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान में भी है और हिंदुस्तान में भी है। ठीक है, दोनों जगह पे है धौलावीरा। ठीक है, और धौलावीरा भी एक तरह का बड़ा स्थल है। 6 बड़े स्थल मिले थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी लाल, धौलावीरा। ठीक है, लोथल हो गया, एक आपका बनवाली है, बनवाली में सड़क ही टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, ये आपको याद रखना है। धौलावीरा से यही याद रखना है, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको स्थान मिल गया है अब। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, धौलावीरा। वर्तमान में गुजरात में है और आधा हिस्सा पाकिस्तान में है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए प्रश्न कि भाई भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, हरियाणा। और सबसे बड़ा शहर पूछे तो मोहनजोदड़ो, स्थल पूछे तो राखीगढ़ी, और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, विदेशों तक व्यापार होता था। ठीक है, विनाश का मुख्य कारण बाढ़ था या बाह्य आक्रमण। और भारत का सबसे बड़ा स्थल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने आपका काम कर दिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, इतना आपको कर लेना है। ठीक है, इतना कर लोगे, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के पास शेयर कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।